मतलब हम ये जो इतना कॉम्प्लिकेशन और इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ना एक्टिंग को, और एक्टिंग सीखने को, उसके प्रोसेस को, अंदर से मेरे को सर अंदर से इम्पल्स आ रही थी सर, इसलिए मैंने ऐसा किया अंदर से, वो सब चीज़ें कि मैं थोड़ा सा उससे वाकिफ नहीं रखता। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा, हालांकि वो गलतियां अभी भी हो ही रही हैं मगर मैं उनसे जूझ रहा हूँ कि सरल बात को मुश्किल तरीके से कहना या मुश्किल बात को सरल तरीके से कहना। वाह। अब मेरे पे तो अभी ये भी इल्ज़ाम लगते हैं कि मैं तो पता नहीं कौन सी तीसरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, आजकल तो बड़ी गालियाँ मिल रही है मेरे अच्छा को, जी। मेरे साथ वाले की, अरे ये तो पता नहीं क्या आप वो कर रहे हैं। मतलब और आप कह रहे हैं कि एक कास्टिंग डायरेक्टर कैसे एक्टिंग कर रहा है? हाँ, अरे भाई बिल्कुल तुमसे ज़्यादा एक्टिंग करी हुई है थिएटर में। बिल्कुल सही बात दादा, हाथ जाते ही जाते हैं ऐसे, आप नहीं रोक सकते। अच्छा तो एक कंट्रोवर्शियल सवाल पूछूं आपसे फिर? अरे अब मैं लो जी, आ गया स्पेशल एपिसोड। तो वैसे तो मैं करना नहीं चाह रहा था। मैं ऑडियंस को ये बता दूं कि हम लोग बड़े ही अनफिल्टर्ड और बड़े ही नॉन स्क्रिप्टेड तरीके से चीज़ों को करते हैं, बट आज हमारे लड़के कहीं के स्पेशल एपिसोड में आज मेरे साथ बहुत ही एक कमाल कलाकार हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे दादा हैं, मिस्टर विजय श्रीवास्तव। ये एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, एक थिएटर पर्सनालिटी हैं, काफ़ी टाइम से थिएटर में कार्यरत रहे हैं। इनका प्रॉपर एक थिएटर एक्टिंग स्कूल है, थिएटर ग्रुप है थर्ड बेल नाम से, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा स्टूडियो सेटअप करा है जिसमें बच्चे सीखते हैं। और अगर विजय भाई से सीख रहे हैं तो बढ़िया सीख रहे होंगे, क्योंकि ये तो मुझे पता है। और जैसा कि और विजय भाई, मैं आपको बता दूं कि हमारे शो में ना, जब हमने पहला एपिसोड करा था तो हम लोग कभी भी ऐसे शुरू नहीं करते थे कि जी हाँ स्वागत है आपका, और पहले एपिसोड में आज हमारे साथ, हम कभी ऐसे शुरू, हम बिल्कुल सीधे जाते हैं और बताओ क्या हाल है। बट लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि आज मैं जिन हस्ती के साथ बैठा हूँ वो बहुत ही एक मतलब मेरे खास मित्र तो हैं ही, लेकिन जो उन्होंने जितना काम किया है उसके बारे में लोगों का जानना ज़रूरी है ना। तो ए वीर विजय तुझे सलाम, ये तो बहुत ज़रूरी है। और मैं और विजय जी एक साथ किंगडम ऑफ ड्रीम्स में एक जंगूरा नाम का शो होता था, विच वॉज बेसिकली द फर्स्ट एवर ब्रॉडवे मीट्स बॉलीवुड शो, जिसमें कि हमने साथ में काम किया था, जिसमें कि हम आई थिंक 2500-2700 शोज़ ओल्ड होंगे हम लोग, इतने शोज़ हमने करे हैं साथ में। और मेरा और विजय जी का सीन तो ऐसा था कि हम लोग सिर्फ स्टेज से ही नहीं, हमारा तो घर से शुरू होता था हमारा साथ, क्योंकि ये कैब में आते थे और मैं हमेशा लेट होता था आज भी लेट हुए तो। लेकिन आज तो देखिए, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो गई कि इधर उधर आगे पीछे 2010 से चल रही है। अच्छा चलो, इनके सामने मेरा आज थोड़ा सा मामला वैसा ही रहेगा, क्योंकि विजय भाई जहाँ पे खड़े हो जाते हैं वहाँ पे लाइन शुरू नहीं होती है, वहाँ लाइन बनती हैं, वहाँ सर्कल स्क्वायर सब बन जाते हैं वहाँ। तो दादा वेलकम, बहुत अच्छा लगा। और प्लीज़ अभी ये चीज़ आप ध्यान रखें कि विजय श्रीवास्तव जी ना सिर्फ एक एक्टर ही नहीं है, इसके अलावा ही सच एन एजुकेटेड, सच एन इन्फॉर्म्ड मैन। इनकी नॉलेज से तो भाई मतलब हम लोगों ने ग्रीन रूम शेयर किया था, और उसमें जो एक एक चीज़ दुनिया में क्या हो रहा है, एक्टिंग वर्ल्ड में क्या हो रहा है, सब कुछ दादा मतलब एक वन स्टॉप शॉप इंसाइक्लोपीडिया थे पूरी मतलब। तो विजय दादा, मेरे को तो बहुत खुशी है आज आपसे बात करके, और बिल्कुल मतलब अंदर से मतलब खुशी हो रही है बिल्कुल, मतलब अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कि मेरा एक चहेता आ चुका है, एक विजेता आ चुका है, इसलिए नाम विजय है आपका और तो दादा कैसे आप, क्या चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है, व्हाट लाइफ कैसी चल रही है, क्या हो रहा है, क्या किया, बताएं थोड़ा। लाइफ बड़ी मज़ेदार चल रही है इस वक्त, क्योंकि मैंने अपना सेटअप बनाया। राइट। और वो इसलिए बनाया क्योंकि क्रिएटिव काम करना और क्रिएटिव रहना दोनों को समझना थोड़ा सा वो है। कई बार हम काम करते रहते हैं और खुद को रिपीट करते रहते हैं। राइट। तो बहुत सारा समय हो गया था, तो कुछ नया ढूंढने के लिए एक अपनी वर्किंग स्पेस चाहिए थी। क्या बात है। कि एक्टिंग थ्योरीज को नए तरह से समझ सकूं, वो समझ सकूं जो होना चाहिए मेरे लिए सुटेबल है, कहाँ पे क्या लैग कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। तो
जितना भी काम करा उसके अलावा अब नए सिरे से फिर से खुद को बनाने की कोशिश में, प्रोसेस में लगा हुआ। तो मतलब हम जैसों का भी तो कुछ ख्याल रख लीजिए। अब आप मतलब आप ये इतने बने हुए हैं, अब ये भी बार बार बनेंगे तो हम जैसों का क्या होगा? मतलब और स्पेस आपकी काफ़ी कमाल है विजय भाई। मैंने मतलब आपने जो जितना मेरे को उससे परिचय कराया है, मतलब जो जिस तरीके से आपने सेटअप किया है, और बच्चे बड़े जागरूक हैं और मतलब वो हैं, उत्सुक होते हैं आपके साथ काम करने के लिए, एंड दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। हाँ, शायद वो इसलिए क्योंकि मैं जो उनके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ किताबें या वो थ्योरीज नहीं है जिन पर हम बात करते रहे। उसके पीछे 20-25 साल जो काम करते हुए जो फेलियर्स हुए हैं, जो गड़बड़ हुई है, मैं उन पे ज़्यादा बात करता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने करी वो तुम ना करो, वो गलतियाँ ना हो। और मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, लाजवाब तरीके से करी हैं। अपने को बड़ी शर्म आती है कि मैं ऐसा, हालांकि वो गलतियाँ अभी भी हो ही रही हैं मगर मैं उनसे जूझ रहा हूँ। उम्मीद है कि वो थोड़ा समझ पाएंगे मेरी गलतियों से। नहीं, मेरे को तो लगता है वो गलतियों से ज़्यादा बहुत कुछ समझेंगे। वो एक, मेरे को लगता है एक ओवरऑल तरीके से उनका डेवलपमेंट आपके थ्रू हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि यार विजय भाई देखो, मेरी और आपकी और ये बहुत पहले भी बात हो चुकी है यार, मुझे ना वो लोग समझ नहीं आते कि जो कुछ मतलब मेरा एक, अगेन मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरा ऐसा मानना है कि इस चीज़ को, इस पूरे स्पेक्ट्रम को जितना ज़्यादा अनकॉम्प्लिकेट किया जाए ना, जितना ज़्यादा नॉट्स को अनटाई किया जाए उतना बेटर है। मतलब हम ये जो इतना कॉम्प्लिकेशन और इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ना एक्टिंग को, और एक्टिंग सीखने को, उसके प्रोसेस को, अंदर से मेरे को सर अंदर से इम्पल्स आ रही थी सर, इसलिए मैंने ऐसा किया अंदर से, वो सब चीज़ें कि मैं थोड़ा सा उससे वाकिफ़ नहीं रखता। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा एक सरल तरीके से चीज़ों को समझाया जाए और इन सब चीज़ों में ना फंसना होए कि भाई कि ये फलाना उधर का था। ठीक है, आप अपनी एक नॉलेज के लिए सारी चीज़ें करें, बट बच्चों को भ्रमित ना करें कि बच्चे मतलब बिल्कुल ही अब सब कुछ सीखने के चक्कर में जो एक बेसिक है वो ही नहीं। अब मेरे को फ़ोन को इसको यहाँ से यहाँ करना है तो मैं यहाँ से यहाँ कर दूंगा। अब मैं यूँ उठूँ फिर इसको इधर करूँ, फिर इधर जाके इस फ़ोन को इधर करूँ, ज़्यादा देन एक सिंपल अप्रोच नहीं हो सकती। आपने बिल्कुल ठीक कहा। दरअसल हमें ये समझना पड़ेगा कि हम करने क्या आए हैं। हाँ, हम किसी पर्टिकुलर थ्योरी को सीखने आए हैं कि या हम ना काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। हाँ, जैसे एक्टर होने के लिए मुझे लगता है कि एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कॉमन सेंस। और हम उसको कॉमन सेंस की बजाय उसके अंदर 6th और 7th और 8th सेंस ढूंढने लगते हैं। बिल्कुल सुपरफिशियल चीज़ों में अटक जाते हैं। हाँ, तो उसमें फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है। हाँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी थ्योरी सीखूंगा, बहुत सारा ये करूंगा। हाँ, एक बहुत सिंपल सी बात है कि एक थ्योरी की एक किताब लिखी गई, कोई सी भी ले लें, तो वो लिखी कब गई? पहले करा गया या पहले पढ़ा गया? अच्छा, राइट। जैसे मुझे लगता है कि जो भी ग्रेट लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत ग्रेट बुक्स लिखी हैं, उन्होंने पहले करा है और जो अपने अनुभव हैं, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपने फेलियर्स हैं, उनसे उन्होंने कुछ सीखा और उसके बाद उन्होंने टेक्निक के तौर पे सामने दिया। राइट। उन्होंने उस बारे में बात करी जिस परेशानी में वो थे और उस परेशानी से निकलने के बाद उन्होंने जो सॉल्यूशन लिया। राइट। हमारे पास क्या है? हमारे पास परेशानी है नहीं, हमारे पास सॉल्यूशंस का अंबार हमने लगा लिया है। एग्जैक्टली। हाँ, तो अब नहीं भी हो रही तो भी परेशानी ढूंढ रहे हैं। परेशानी है ही नहीं। हाँ, तो हम उसके पीछे लगे हुए हैं। हाँ, बिना उस कॉन्टेक्स्ट को समझे हुए कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है कि किसी बहुत बड़े व्यक्ति के साथ में बैठा हुआ था, तो बड़ी अच्छी एक बात मुझे लगी उनकी कि स्टैनिस्लावस्की थ्योरी, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा है, कमाल लिखा हुआ है जी। अगर आप स्टैनिस्लावस्की के बारे में नहीं जानते कुछ भी, मगर आप एक नाटक कर रहे हैं, तो ना चाहते हुए भी आप
वही रूल्स फॉलो करेंगे। एग्जैक्टली माई पॉइंट, राइट। हाँ, आप इमेजिन करेंगे, हाँ, आप ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मेमोरी से खेलेंगे। हाँ, आप सब कुछ वही सब कुछ करेंगे, राइट। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि मैं करने से पहले पढ़ लेना चाहता हूँ, और एक किताब को पढ़ लेना अलग बात है, उसको अंडरस्टैंड करना अलग बात है, राइट राइट। वरना तो आपको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा एक किताब को? एक दिन आप पढ़ लीजिए उसे। बात है कि उस किताब को कब समझते हैं। मैंने जो नाटक आज से कुछ 20-25 साल पहले करके वाहवाही ले ली थी और लोगों ने बड़ी पीठ थपथपाई थी, मैं आज 25 साल बाद उन्हें पढ़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैंने तो ये बात समझी ही नहीं थी। अच्छा। मैंने डायलॉग रटा था और कुछ कुछ मुंह बना के ऐसे बोल दिया था, उस बात का वो मतलब था नहीं। तो ये बड़ी परेशानी है कि बिना चीज़ों को समझे, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमें लगता है कि अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है ना तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो एक चीज़ होती है इंफॉर्मेशन और एक होती है जानकारी और एक होता है आपका विवेक। ये दोनों वर्ड्स अलग हैं। विवेक और जानकारी दोनों में अंतर है, हमें ये समझना पड़ेगा। तो वो बहुत लैग कर जाता है कि अब जैसे बहुत सिंपल सी बात है, बट लेकिन 20-25 साल पहले जो आपने नाटक किए थे, आप कह रहे हैं कि अब आपने पढ़ा, वो उसको वापस पढ़ा, बट क्या उस टाइम भी आपने पढ़ा था? राइट, उस वक्त भी पढ़ा था। यस। और उसके जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था उसका, वो क्या था कि पहले आपने उस नाटक को किया, मतलब बेसिकली आपने पूरा प्ले, मतलब जैसे आपने पूरा एक देखिए, एक तो किताब होती है, उसमें से फिर मान लीजिए एक प्ले राइट निकलता है, उसमें से अडेप्टेशन, एक प्ले बनता है। हो सकता है कि आपने किताब लिखी, उसके 3 अलग अलग प्ले, एक अर्जुन फौजदार बना दे, एक विजय श्रीवास्तव बना दे और कोई और बना दे अपनी इमेजिनेशन के साथ में, बट वो अडेप्टेशन उससे है और 3 अलग अलग प्ले बन गए। मैं मौलिक प्ले की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ग्रेट प्लेस हुए हैं। हाँ, धर्मवीर भारती का अंधा योग, हाँ वही विजय तेंदुलकर साहब का, जो जिसमें कि कुछ ज्यादा आप शिफ्ट नहीं कर सकते कुछ चीजें। नहीं, आपको करना चाहिए शिफ्ट। हाँ, अदरवाइज तो एक स्क्रिप्ट तो फिल्म की और नाटक की स्क्रिप्ट में अंतर क्या है? फिल्म के अंदर एक फिल्म बनती है, 2-3 उसके आप वर्जन बना देते हैं और उसके कुछ वो कर देते हैं, मगर एक नाटक की स्क्रिप्ट तो वही है। मगर हर डायरेक्टर कई सालों से, 50 सालों से अपने तरीके से कर रहा है। हाँ। और हर बार आपको नाटक नया लगता है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो उसके अंदर अपनी इंटरप्रिटेशंस ढूंढता है, अपनी चीजें ढूंढता है। एग्जैक्टली। राइटर्स ने अपना प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि एक एग्जांपल, सॉरी मैं आपको बोलूं, जैसे कि मकबूल ओथेलो से जो है, उन्होंने थोड़ा से वो एडाप्टेशन है। है। मैं एक सिंपल नाटक की बात कर रहा हूँ। आप अंधा युग ले लीजिए, या आप सखाराम बाइंडर ले लीजिए, आधे अधूरे ले लीजिए। हाँ। मोहन राकेश साहब का। हाँ। अद्भुत नाटक है वो। हाँ। तो अब जो भी लोग कर रहे हैं, स्क्रिप्ट तो एक ही है। ओके। हर डायरेक्टर अपने 50-60 साल हो गए, अपने पर्सपेक्टिव से कंटिन्यू पूरे इंडिया के अंदर शोज हो रहे हैं। हर व्यक्ति कुछ उसको ज्यादा समझ रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, कुछ कम समझ रहे हैं, कम कर रहे हैं। स्क्रिप्ट तो सिंगल है। तो बट फिर भी आपने जब वो 20-25 साल पहले जो नाटक किए थे, वो आपने किए। अब मैं वही बता रहा हूँ। हाँ, मतलब कि आपने किया तो है ही ना, लेकिन वो किए थे आपने। हाँ, और पढ़े भी थे और किए भी थे। हाँ, मगर 25 साल पहले चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अभी 25 साल बाद पता चल रहा है कि उस बात का वो मतलब था नहीं जो मैं बोल रहा था। अच्छा। जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई थी। क्योंकि किसी चीज़ को पढ़ लेना, कर देना, बोल देना, इसके अलावा भी कुछ है। एक बहुत सिंपल सी बात इतने समय में मतलब मुझे लग रही है, हो सकता है कि 5-10 साल बाद मैं कहूँ कि यार मैं उस दिन गलत बोल दिया था तुमसे। मैं भी सीख ही रहा हूँ। ऑफ कोर्स, हाँ। और आप करेक्ट करते रहते हैं। पहले मुझे लगता था कि नाटक पढ़ के नाटक कर देना ये आर्ट है। ओके। अभी सोचने का तरीका बदल गया है। अच्छा। कि आर्ट किसे कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सिंपल कहूँ कि सरल बात को मुश्किल तरीके से कहना या मुश्किल बात को सरल तरीके से कहना, वाह, तो मैं ऐसे आर्ट कहूँगा। अगर मैं मुश्किल बात को मुश्किल तरीके से कह रहा हूँ या मैं सरल बात को सरल तरीके से कह रहा हूँ, तो सही बात है। तो उसमें कुछ है नहीं। हाँ, मतलब आपके फिर उसमें कुछ क्रिएटिविटी तो है ही, लगी नहीं ना वहाँ पे कुछ। तो
जैसे अब मैं समझ पा रहा हूँ कुछ समय से कि मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी कैसे चाहिए। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं खुद एक्सपेरिमेंट किया सही उसमें बात है, हूँ। हाँ। पहले मुझे लगता था कि आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, आप उसे याद करते हैं और उसके सब टेक्स्ट और उस टेक्स्ट के जरिए कहना क्या चाह रहे हैं आप वो कर रहे हैं, राइट। मगर अब मुझे लग रहा है कि इसके पीछे भी एक रास्ता होता है। ओके। आप सब टेक्स्ट उतना ही समझ पाते हैं जितना आपका दिमाग चलता है। भाई बिल्कुल सही बात है, राइट। बिल्कुल। मगर उस राइटर का दिमाग तो अलग था जब लिखा हाँ था। सही बात है, हाँ। तो बेसिकली आपको करीब 4 तरीके से स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो 4 तरीकों का ऑर्डर क्या होना चाहिए और 4 तरीके कौन से होने चाहिए जो एक्टर लैक करते हैं। सही बात है। जैसे, और शायद यही चॉइसेस हैं जो एक एक्टर को दूसरे एक्टर से बेहतर बनाती हैं। हाँ, अभी एक सिंपल है कि मैं आपको एक स्क्रिप्ट दूंगा, आप उसको याद करेंगे, आप डायरेक्टर से अपने पूछेंगे, वो कुछ कुछ व्यूज बताएगा, आप कुछ कुछ इमेजिन करेंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे। जी। ठीक है। मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट सबसे पहले आपको पढ़नी चाहिए एक रीडर की तरीके से। मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है, मैं इसमें कोई अक्कल नहीं चलाऊंगा। हाँ। मैं स्क्रिप्ट को एंजॉय करूंगा। और वही सबसे डिफिकल्ट होता है। मैंने अक्सर ऐसे एक्टर्स को देखा है, वो जैसी ही स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करते हैं वैसे उनकी इमेजिनेशन शुरू हो जाती है। बिल्कुल, कि मैं यहाँ पर मैं यहाँ पे था, हाँ मैं ऐसे करूंगा, मैं इस तरीके से करूंगा, मैं वैसे करूंगा, शुरू हो जाता है। हाँ। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जैसे आप कोई फिल्म देखने जाते हैं जिससे आपका कोई लेना देना होता है, आप सिर्फ एंजॉय करते हैं, हाँ। है ना? राइट, या आपको एज इस एन बात से ऑडियंस कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला गड़बड़ कर रहा है तो फिर आप उसको कहते हैं देखो उसने गड़बड़ कर दी, हाँ, बात खत्म। बात खत्म। मेरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उसको ठीक कर दूं कि नाटक ड्रैग हो रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, ट्रू, मैं तो जा रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ, तेरी प्रॉपर्टी छूट गई, तेरा पजामा खुल गया और मैंने हंस लिया कि तेरी गड़बड़ थी। हाँ सही बात है। तो बिल्कुल इस भाव के साथ आपको स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए। हाँ। और इत्मीनान से आप एक कॉफी लीजिए, खिड़की के पास बैठिए और एंजॉय करिए। हाँ, मतलब बिल्कुल सारा सब कुछ हटा के, बिल्कुल। हाँ सही बात, कहानी पढ़ रहा हूँ। हाँ राइट, मेरे को मजा आ रहा है। हाँ राइट। हाँ, ये चीज़ तो मैं मतलब काफ़ी मैंने भी अब प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, क्योंकि पहली गलतियाँ यही होती थी मेरे से। तो फिर आप ना, आपका देखने का पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है। एक बच्चे को आप देखेंगे कि उसके लिए, जिसने अभी साइकिल चलाना सीखी है ना, उसको रात में सपने आ रहे हैं साइकिल के। उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है साइकिल चलाना, किसी भी तरीके से साइकिल चलाने को मिल जाए। हाँ। मगर आपका उसमें कोई भाव नहीं है। हाँ ट्रू। आप तो बाहर से देख रहे हैं। हाँ ट्रू। उसको साइकिल चलाने को मिलेगी तो भी ठीक, नहीं होगी तो भी ठीक, सही बात है। मगर जो उस परिस्थिति में है, हाँ, उसकी स्थिति और हो रही है। हाँ, वो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। वो तो बहुत एक्साइटेड भी है उस चीज़ को लेकर। सही बात है, हाँ बिल्कुल। हाँ, वो तो एक ऐसे ही मुझे लगता है न्यूट्रल होकर आपको न्यूट्रल होकर, बिल्कुल राइट। उसको एंजॉय करना चाहिए। 3-4 बार पढ़िए। राइट। तो एक फिल्म एक बार में समझ में नहीं आती है, 2 बार देखते हैं, 3 बार देखते हैं, 3-4 बार पढ़िए। उसके बाद, और मेरे को लगता है इस चीज़ को ऑडिशन में भी मैं बिल्कुल एक्टर की तैयारी बता रहा हूँ। हाँ, ये ऑडिशन की भी अप्रोच हो सकती है अच्छी। उसके बाद हाँ, जब वो आप थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाएंगे, हाँ, उसके बाद आप राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना शुरू कीजिए कि मैं राइटर हूँ, ये बात क्यों लिखी गई होगी, क्या सोच के लिखी होगी इसने, चाहता क्या है, क्या कहना चाह रहा है। तो 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ आइडियाज और आएंगे। जब ये दोनों हो जाएं, उसके बाद आपको डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए कि मैं इसे डायरेक्ट करूंगा। तो अब राइटर और डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू में अंतर क्या है? राइटर एक कहानी कह रहा है, डायरेक्टर इसको कैसे दिखाएगा, इम्प्लीमेंट करेगा उसको। सही बात है, हाँ। उसका फॉर्मेट दिखाने का है, सुनाने का नहीं है। राइट। तो वो ये देखना शुरू करेगा कि मैं इसको विजुलाइज, लिखा तो बहुत अच्छा है, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, उसमें लिखा हुआ है कि सरोवर के किनारे चांदनी रात में चांदनी चमक रही थी और वो कमल पुष्प की डंडियों के पास बैठी हुई अपने हाथ से पानी की छींटें उड़ाती है, तो उसके कोमल मुख पर ऐसे आती। बड़ा सुंदर लिखा है। क्या बात है। अब डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टर को दिखाना पड़ेगा उसको, दिखाएंगे कैसे। राइट। कमल के पुष्प आएंगे, सरोवर कैसे बनेगा, फिर ये चेंज कैसे होगा। राइट। तो फिर वो उसका विजुअल बदलेगा। राइट। ट्रू। हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो जब ये 2-3 आइडिया आ जाते हैं, अब आपकी ये समझ में आने लगता है कि वो ये कहना चाह रहा है, फिर वो उसको ऐसे दिखाना चाहेगा। अब मैं उसके अंदर इस बात को कैसे कर सकता हूं, तब
एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। प्रॉब्लम क्या है कि आप जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आपको डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है। आप सोचते हैं मैं ऐसा करूंगा, सही बात है। डायरेक्टर कह रहा है मैंने ऐसा सोचा ही नहीं यार। हाँ तो वो लोग एक प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं आते। हाँ इसलिए एक्टर जब मोस्टली सेट पे जाता है तो वो कहता है कि ये क्रिएटिव डिफरेंसेस है मेरे इसके। हाँ। मैं कह रहा हूँ यार ये तो ऐसे अच्छा होगा। हाँ। वो कह रहा है भाई तू अपना देख रहा है, हाँ। मेरे को तो बहुत सारे लोगों को देखना है यार। हाँ ये ऐसे होगा फिर मैं आगे का क्या करूँगा। हाँ सही बात। बजट भी है और भी चीज़ें हैं, तू तो कह रहा है। हाँ तो मुझे लगता है कि डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। इस पूरे टाइम में आप स्क्रिप्ट को करीब 25 से 50 बार पढ़ सकते। बिल्कुल ये तो है। इसके बाद ये चीज़ तो मैंने उनको सुनील टंडन जी को भी करते देखा था कि हम लोग पहली बार प्ले कर रहे थे रशिया में। अच्छा। तो उनके हमारा जो वो प्ले था पुष्किन्स लास्ट पोएम, उसमें भी वो कम से कम 40 से 50 बार बस पढ़े जा रहे थे, उसको पढ़े जा रहे थे। ये सबसे अच्छा सबसे वर्स्ट तरीका ये है कि आप स्क्रिप्ट को रटने लगते हैं। यस, आप रटो मत। याद करने की जरूरत ही नहीं है, मत रटिए जब तक आप बिल्कुल कहीं फंस ना जाए। हाँ मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ 100-150 बार एक स्क्रिप्ट को पढ़िए और पूरी पढ़िए, मेहनत तो करें, मन लगा के पढ़िए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद आपके पास बहुत सारे मटेरियल आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी बातें जो हैं ये मैं अब समझ पा रहा हूँ। पहले मेरे पास आता था और मैं उसको रट्टे मारता था कि बिल्कुल इधर से उधर घूम के उधर से उधर घूम के। इसमें बहुत ही कमाल चीज़ ऐड करूँगा विजय भाई कि ना, जैसे मैंने ना अपने कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल रखे हैं एक्टिंग के, और जैसे आपने सब टेक्स्ट वगैरह की करी, तो मैं जब हम लोग बाहर भी जब मैं था रशियन स्टेजेस पे या फिर आपके न्यूयॉर्क में भी जब मैं काम कर रहा था, लोगों के साथ काम कर रहा था, वहाँ के थिएटर डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा था, तो कुछ एक चीज़ें होती हैं ना जो आप कईयों से सीखते हैं, तो फिर एक कुछ चीज़ आपको, हाँ यार ये मेरे से ना, मतलब आई कैन रिलेट टू इट, मैं इससे कन्विंस्ड हूँ और ये मेरे लिए काम करता है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये दिस इज समथिंग दैट आई कैन रिलेट टू, मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ। तो जैसे सब टेक्स्ट है वैसे हमारे थे एक्शन वर्ब, इंटेंट जैसे आप एक्शन वर्ब है, जैसे आईएनजी वर्ड्स जो हो गए, जैसे डूइंग, आस्किंग, रेप्रिमांडिंग, एक्सप्लेनिंग। तो उन्होंने इतना सिंपल तरीके से इन चीज़ों को मेरे लिए, मतलब मैंने, मतलब जो प्रोसेस था उसमें से सीखा कि अगर मुझे आपसे कोई लाइन बोलनी है तो वही जैसे ना, वो इतनी सारी चीज़ें नहीं, मेरे को सिर्फ ये देखना है कि मेरा उस टाइम पे मैं आपको कर क्या रहा हूँ। मैं बिल्कुल अभी मैं जो बोल रहा हूँ मैं आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, तो आई एम एक्सप्लेनिंग। तो हम क्या करते थे, जो हमारी स्क्रिप्ट होती थी तो उसको वैसे नॉर्मल, पहले तो जैसे आपको पता ही है कीड़ा होता है उस तरीके से पढ़ने का कि रट लूँ और वो कर लूँ। बाद में जब थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो हर लाइन को मेहनत करते करते पढ़ते पढ़ते हर लाइन पे मैं देख रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या मैं बता रहा हूँ, क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आईएनजी वर्ड्स की पूरी हम लिस्ट बनाते थे। तो वो एक हो गया प्रोसेस, मतलब थोड़ा सा जो हमारा था छोटा सा। और दूसरा ये कि मैंने हमेशा ये चीज़ देखी है कि मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। ये तो आपको ही पता है कि हम दुनिया से झूठ बोलेंगे, अपने आप से नहीं झूठ बोल सकता। तो अब जैसे अभी आप और मैं बैठे हैं, अभी आपका ये पाँव क्यों मूव हुआ, अभी आपने हूँ करके यूं क्यों किया, क्योंकि आपकी बॉडी पहले कर रही है, उसके बाद आप वो कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हम एक्टिंग में उल्टा करने लग जाते हैं। एक्टिंग में तो सब कुछ उल्टा कर रहे हैं हम। जैसे अब वही ना जो आप ही की बात पे ऐड करोगे ऑडिशन में कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ के मैं ये कर लूंगा, अच्छा मुझे अब ये जो मटका है ये उठा के मेरे को विजय भाई को देना है तो मैं इसको ऐसे उठाऊंगा। मैं एक जबकि मेरी बॉडी को अपने आप उठाने दो, उसको वो अपने आप करेगी। मैं इसको ना बहुत एक लाइन में अपने स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश करता हूँ आजकल, कि एक्टर्स को ना, एक्टर को प्रेजेंट में एक्टिंग करनी चाहिए। हम या तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं। या तो हम 1 सेकेंड पास्ट में होंगे या हम 1 सेकेंड फ्यूचर में होंगे। कि मैं अगली लाइन क्या बोलने वाला हूँ, या मैं इसको कैसे कर दूंगा, या मेरे साथ ये हुआ है। एग्जैक्टली राइट। होना तो प्रेजेंट में चाहिए। ट्रू। तो वहां से ये वही वाली है कि अभी क्या कर रहे हैं, इसके आगे क्या करोगे या पीछे क्या करोगे। एग्जैक्टली। तो बी इन द प्रेजेंट। तो वो प्रेजेंट में रहना बड़ा खतरनाक है। वो बहुत मुश्किल काम है। वो 1 सेकंड इधर उधर होता रहता है। एग्जैक्टली। तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि जो मैं अभी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं उसको
नहीं, वो तो एक्टर का काम है दादा, वो तो हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बट मैं वही कह रहा हूँ, जैसे अभी आपकी बॉडी मूव कर रही है अपने आप, हाँ। ये आपकी बॉडी अपने आप ऑर्गेनिकली मूव कर रही है, शब्द बाद में आ रहे हैं, आप समझ रहे हो? ये इस बात को एक बड़े मजे की बात आपको बताता हूँ, होता क्या है, हाँ। हम इतने मिथ्स में फंसे हुए हैं, हाँ। हम इतने गड़बड़ उसमें फंसे हुए हाँ। हैं कि अब मेरे पे तो अभी ये भी इल्ज़ाम लगते हैं कि मैं तो पता नहीं कौन सी तीसरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, आजकल तो बड़ी गालियाँ मिल रही है मेरे अच्छा को, जी। मेरे साथ वाले की, अरे ये तो पता नहीं क्या आप वो कर रहे हैं। मगर अच्छा। मैं अब जैसे कुछ एक वो देता हूँ आपको, हाँ। बताता हूँ। कौन है बताइए जरा, कौन है? पकड़ लेते साल कहाँ से, कहाँ पे बताओ नहीं, मेरे वो को। बातचीत का वो गड़बड़ हो जाता है ना थोड़ा सा। कि नहीं नहीं, हाँ अब जैसे बहुत सिंपल सा है, हाँ। लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं आ रहा था तो इम्प्रोवाइज कर लेते। राइट। मेरा कहना है कि आपको इम्प्रोवाइजेशन कब करनी चाहिए, जब आपको नहीं आ रहा हो या आपको सब कुछ आ रहा हो। उफ, मेरे हिसाब से क्या बात एक्टर है। को इम्प्रोवाइज तब करना चाहिए यस, जब उसे सब आता हो। जब वो उस लिबर्टी में है और वो पता है कि उसको सब आता है, अब मैं खेल सकता हूँ। Exactly. हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल हम बिल्कुल। कहाँ पर चल रहे हैं, हमने इम्प्रोवाइजेशन वर्ड को इतना हल्के कर दिया हाँ, है मैंने कि improvise जब कर कुछ दिया। नहीं आएगा हाँ, मैं तब फिर improvise- मैं इम्प्रोवाइज कर दूंगा। हाँ, मैं इम्प्रोवाइज कर रहा था। मैं I was improvising. अभी सोचिए, हाँ। एक हार्ट का पेशेंट है हाँ और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आता है, हाँ। वो कहता है यार मैं इम्प्रोवाइज कर दूंगा। हाँ ये कैसी सही बात है, सही बात है। अरे भाई तू मत कर इम्प्रोवाइज। हाँ, तू मत कर भाई, तो तू सर्जन को भेज दे। करवाना है इम्प्रोवाइज किससे करवाना है? जो हार्ट का स्पेशलिस्ट होगा। एग्जैक्टली, वही तो करेगा। सर्जन होगा। हाँ। राइट। हम उल्टा काम कर रहे हैं। हाँ है ना? नल क्या ठीक करने वाला मेरे यहाँ आता है और मैं वो कहता है मैं लाइट ठीक कर दूंगा, मैं एसी ठीक कर दूंगा, इम्प्रोवाइज कर दूंगा। इम्प्रोवाइज कर देता हूँ। अरे कैसे होगा कैसे यार? जाएगा? सही बात तुम है। जानते ही नहीं उस बारे में। क्या बात है। हाँ मगर हम लंबे समय से हाँ जब नहीं आता तो हम इम्प्रोवाइज कर। हाँ, ट्रू। मैं कह रहा हूँ ये बहुत जिम्मेदारी की चीज़ है। सही बात है, इम्प्रोवाइज बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे फिर डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। हाँ, नहीं नहीं दादा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जबरदस्ती की, मतलब मेरे पूरा तुम सीख लो पहले। आप एक मैंने कैरेक्टर के improvise बारे कर में दिया। जानते नहीं हैं, हाँ उसकी साइकी नहीं जानते। हाँ। आप जब नहीं जानते तो आप कुछ नया बना देना चाहते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, मत बनाइए। मत बनाइए। जब आप जान लेंगे तब उस कैरेक्टर में रह के कुछ नया बना पाएंगे। हाँ सही है, बिल्कुल तो बिल्कुल इस बिल्कुल। तरीके की बहुत सारी नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बातें हैं जिनसे हाँ मुझे लगता है कि ये तो हाँ दादा, बिल्कुल क्या ही बिल्कुल। चल रहा है, हाँ, मजेदार चल रहा है। अरे दादा मैं क्या बताए, बंदे ऐसे ऐसे करते हैं, बॉम्बे में ही मिलते हैं। अरे मैंने इम्प्रोवाइज कर दिया जैसे मतलब कि जैसे गाजर काटी हो घर पे, मतलब मैंने इम्प्रोवाइज कर दिया। अरे भाई इतना आपने बिल्कुल इतना हल्के में ऐसे बोल देते हैं ना, हाँ। जैसे कुछ है ही नहीं कि जब आपको कुछ नहीं आता तो हाँ, इम्प्रोवाइज कर हाँ। दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जब आपको सब आए उसके बाद इम्प्रोवाइज करिए जी। और ये आप गड़बड़ी कहीं करेंगे। और कहीं आप अटक जाएं। और कई बार ऐसा होता है दादा, मैं एक बार मैं स्टेज पे आपको एक बहुत कमाल की बात बताता हूँ कि मैं प्ले कर रहा था, हम लोग कर रहे थे नूरजहां, और जिसमें मैं जहांगीर का कैरेक्टर कर रहा था। तो अब क्या हुआ कि मैं जो है सब प्ले शोज कर चुके हैं हम, दिल्ली में परफॉर्म कर चुके हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं कोलकाता में परफॉर्म कर रहे हैं हम। और ये है वो बिरला ऑडिटोरियम है वहाँ का, कोलकाता में, वहाँ पे हम कर रहे हैं परफॉर्म। मुझे आता है सब, लाइन सब कर चुका हूँ, 4-4 5-5 शो कर चुका हूँ। अब दादा गड़बड़ तो कहीं पे भी हो सकती है। बिल्कुल। और वो स्टेज पे अब क्या हुआ कि कुछ ब्लॉकिंग में कुछ गड़बड़ हुई दूसरे एक्टर से, वो तो निकल गया करके। अब मेरी और नूरजहां से बात चल रही है, कुछ डायलॉग चल रहा है, अब मैं एकदम से ब्लैंक हो जाता है आदमी कई बार। और हुआ भी ऐसा कि वो थोड़ा सा साइड में चली गई और उसको कोई वर्ड लाइन बोलनी थी, उसने नहीं बोली, राइट। तो अब मेरे को सब आता है, मैं इस प्ले को अच्छे से कर चुका हूँ, चाट चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ। लेकिन अब उस जगह पे जब मैं बिल्कुल अटक चुका हूँ, क्योंकि वो बंदा अपना करके चला गया और यहाँ पे अब मेरे को उसको लाइन बोलनी है। और वो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम थी दादा कि मेरे को उसको कुछ बोलना था, इंग्लिश प्ले था, मुझे कुछ इस तरीके से बोलना था। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज फ्लावर्स, ऐसा कुछ था। एंड हाउ डू यू, ऐसा कुछ, मतलब मेरे को कुछ था काफ़ी। अब सन्नाटा और वो कोलकाता की ऑडियंस तो दादा, मतलब ऐसे वो भूखे भेड़िए होते हैं, वो ऑडियंस थोड़ा होती है वो तो ऐसे 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 बैठे होते हैं यूं करके, ऐसे ऐसे नहीं बैठते वो कि नॉर्मल बैठे हो, क्या बात है, वो ऐसे बैठते हैं कि अब मौका मिला, यहाँ से चाकू निकला यूं, और वो भी कौन सा बटर काटने वाला चाकू लेके भूखे भेड़िए बैठे कि कब इनकी बैंड बजाएं। अब दादा अब मैं कर रहा हूँ कि यार मैं क्या करूँ, मैं तो अब ये तो गड़बड़ हो रही है और सब चल रहा है माइंड में फटाफट।
इंटरस्टेलर टाइप चल रहा है माइंड के अंदर वही तो। एक थोड़ा सा ये बता दूं हाँ। कि कोलकाता की ऑडियंस बहुत अच्छी है, नहीं बहुत अच्छी है, लेकिन मगर कई बार जब एक्टर ऐसा फंस जाता है देखिए सर, तो मैं उसको तो सब ऐसे ही दिखने लगते हैं देखिए उस सर, वक्त। कोलकाता की ऑडियंस बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत सिनिकल है और बहुत क्रिटिकल है। मतलब बहुत बेसिकली पढ़े लिखे लोग हैं यार, मैं बहुत वही कह रहा हूँ intelligent, बहुत कि intelligent। कि वो कह रहे हैं कि आप एक गलती अफोर्ड नहीं कर सकते कोलकाता में। ये कॉम्प्लीमेंट है उनके लिए। कमाल लोग हैं, बहुत कमाल का। वो कहते हैं कि सिटिंग विद द स्टीली नाइव्स, बेसिकली वो वैसे है ऑडियंस कि मतलब वो आपको ऊपर से नीचे तक, मैं पिछले एपिसोड में बताया कि बंगाल के लोग कितने इंटेलेक्चुअल होते हैं, राइट है ना। तो बात वही है। तो बेसिकली उनके सामने परफॉर्मेंस चल रही है और वहां पे मेरी ऐसी तैसी ऐसे हो गई कि वो कुछ ब्लॉकिंग में गड़बड़ हुई, वो इधर निकल गया और मिस हो गया कुछ। अब वो एक लाइन जो बोलनी थी उसके बाद उसने लाइन बोल दी ऑलरेडी, और कॉन्टेक्स्ट ही सारा चेंज हो गया। अब मैं तो वहां इंप्रोवाइज करना क्या सही है या गलत है? अब आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, आप वहां तो करना पड़ेगा ना improvise। इम्प्रोवाइज का मतलब क्या है? नहीं मैं उसी में हूँ। मैं वही बता रहा हूँ। हाँ आप एक कैरेक्टर को जानते हैं, हाँ आप एक कैरेक्टर के अंदर हैं, हाँ। उसको सारे तरीके से जानते हैं, हाँ। आप इम्प्रोवाइज करिए। एग्जैक्टली, वो जस्टिस देना हुआ ना उसको। बात ये है कि मैं जब इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ तो फिर मैं अपने कैरेक्टर को छोड़ के कहीं पर कुछ भी करके भाग जा रहा हूँ। Exactly। क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ मैं कैरेक्टर, हाँ, कोई मैं नहीं समझा, उसकी सीमाएं नहीं समझी हाँ हैं। हाँ। तो दादा वो इम्प्रोवाइजेशन जो थी ना, वो बेसिकली मतलब मैंने वो, अब आजकल लोग बाग इम्प्रोवाइजेशन को ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि बस एक वर्ड है जो फेंक दिया रहा है कूल बनने के लिए, इम्प्रोवाइजेशन। मैंने जब वो कोलकाता में जो इम्प्रोवाइजेशन करी थी वो मैंने इसलिए करी थी क्योंकि मुझे करनी पड़ी। मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं कर सकता हूँ और मुझे मैं कूल हो जाऊंगा, मेरे को दिखा, क्योंकि वो इम्प्रोवाइजेशन मैंने इसलिए करी क्योंकि वो मुझे करनी पड़ी। मैं उस तरीके से एक उस मतलब मेरे लिए एक वो चीज़ नहीं है कि मैं इम्प्रोवाइजेशन करूंगा तो ही मैं एक अच्छा एक्टर कहलाऊंगा। मेरे लिए इम्प्रोवाइजेशन एक बहुत ही बाद के एक टूल में आती है। मेरे लिए वो कूल में नहीं आती है, मेरे लिए वो एक टूल है, मेरे एक एक्टिंग का टूल है जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो। और जब मैं किसी कैरेक्टर को जानता हूँ, उसको और समझता हूँ, उसके और शोज हो रहे हैं, तब मैं फिर उसको और एक्सप्लोर करके इम्प्रोवाइज करता हूँ, लेकिन दायरे में रह के करता हूँ। आप बहुत सारे बड़े एक्टर्स के इंटरव्यू देखे हैं। अभी मनोज वाजपेयी साहब ने एक वो करी थी, ब्लैक पिल या समथिंग करके कुछ था, जिसमें अमित थे। हाँ। तो उनका नहीं, शायद फैमिली मैन के टाइम की बात है, जिसके अंदर वो अपने बॉस से बात करते हैं, वो छोटा सा लड़का है और फिर वो उसको पकड़ के टेबल पे खींच लेते हैं मारने वाली बात। तो उनका इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि वो उस लड़के को पता नहीं था, मेरे को भी पता था मैं ऐसा कर लूंगा, या फिर वो गाली देने का था कि ऐसा 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 करके वो दे देते हैं। हाँ तो बट लेकिन मगर मनोज वाजपेयी साहब इतना ज्यादा फाइन एक्टर हैं, मतलब ओफ बाप रे बाप। मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने दिखाने के लिए नहीं करा था वो। राइट, वो इम्पल्स है, आया था, वो चल रहा है और उसके अंदर हो रहा है। बस वही मैं कहना चाह रहा था। कब इम्प्रोवाइजेशंस का आपको बताऊं, बहुत सारी जगह देखिएगा, खासकर नए लोग जो होते हैं, आप उनको एक इम्प्रोवाइजेशन दे के देखिए, कोई सब्जेक्ट मत दीजिए, ये कहिए कि कुछ इम्प्रोवाइज करो। 98%, हालांकि ज्यादा है, 2% बचा के रखना हो, नए जो ग्रुप है उसकी इम्प्रोवाइजेशंस लास्ट में हंसाने पर आ जाएगी कि किसी तरीके से लोग हंस जाएं। बिल्कुल सही, लाफ्टर आ जाए, कुछ आ जाए। इसलिए ये कहना कि तो मुझे लगता है कि इम्प्रोवाइजेशंस का एक दायरा बनाना, मैंने वही कहा आपको, तो उसके बिना गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल इसीलिए इम्प्रोवाइजेशंस करना, जैसे बहुत सारे एक्टर्स ऐसे मेरी बात होती है या वो बात करते हैं, मैं भी वही बात ही करता रहा आज तक, कि मेरे पास हारमोनियम है और मैं रोज रियाज करता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी तो मैंने नवाज साहब का भी सुना था, उन्होंने कहा मैं भी रियाज करता हूँ। बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत समझदार, बहुत मैं उनको बड़ा मानता हूँ। अब क्योंकि नवाज ने कहा है तो अब सब कह रहे हैं देखो मैं वही काम करता हूँ जो नवाज कर रहे हैं। तो मैंने एक दोस्त से पूछ लिया कि ये जो हारमोनियम है इसके साथ करते क्या हो, ये बताओ तुम पहले तो। रियाज में क्या करते हैं? क्या करते हो? मेरे को तो गाना नहीं आता, मेरे को हारमोनियम बजाना नहीं आता। तो बोले हम सारे गामा पाधा नहीं सका रियाज करते। वाह, अच्छा। तो मैं हारमोनियम के साथ क्यों करना होता है, वैसे ही कर लो। वैसे कर लो। यू कांट बिलीव, मैंने मेरे यहाँ आते हुए जो लोग कहीं से आते हैं करते हैं, मैंने उनसे पूछा क्या करते हो, उसमें से 80% लोगों सा दबाएगा नीचे का
और आवाज निकालेगा ऊपर के साथ, अरे हाय, उसको ये पता नहीं है कि मुझे करना क्या है। अब बस उसकी हारमोनियम अलग बज रही है हाँ। और उसका सारे गामा पाधा नहीं सा अलग चल रहा है और उसे लग रहा है कि इसके बाद पता नहीं क्या क्या हो जाएगा मेरे, क्या हो जाएगा उसके बाद। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ सारे गामा पाधा नहीं सा करना था किसी हाँ। अच्छे गुरु के साथ, हाँ। थोड़ी संगीत की शिक्षा ले लो, क्या प्रॉब्लम है, सही बात है ना। अब मुझे बताओ, संगीत की शिक्षा तो ले ली, मुझे लगता है कि भीमसेन जोशी साहब जो हैं हाँ। उनके पास ज्यादा संगीत की शिक्षा थी। हाँ। वो कितना अच्छा डायलॉग बोलते, हाँ। कितने ऐसे गाने वाले हैं हाँ। जो बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हाँ, हैं। सही बात है। तो जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं हाँ। उसे इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं? हाँ। आप जो रियाज कर रहे हैं हाँ। सुबह से लेकर रात हाँ। तक, हाँ। ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता। हाँ, हाँ। नवाज साहब वगैरह, हाँ, नहीं, of course। इनको पता है कि बिल्कुल, करना क्या। वो जानते हैं इस चीज को। तो बहुत सारी एक्सरसाइज है, हाँ, ये लोग कर रहे हैं, बस लोग करवा रहे हैं। हाँ, करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? ये इसका कोई कुछ हाँ, तो फिर बताइए, नहीं इससे ऐसा कुछ हो जाता है। हाँ। तो बोले इससे ब्रीदिंग की एक्सरसाइज होती है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि उसके लिए तो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज के लिए प्राणायाम वगैरह से ज्यादा हाँ, बेटर और क्या होगा, क्या होगा, हाँ। अच्छा क्या होगा, हाँ। भाई कर लो। हाँ, उससे तो कमाल कुछ होगा नहीं। और है तो शंख बजाइए और क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम, सही बात अब आप मुझसे कह रहे हैं कि टंग ट्विस्टर से हाँ जबान ठीक हो जाती हाँ, है कि ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, पूंछ ऊंची, ऊंटे ऊंट की और हाँ, आपने कर हाँ, दिया। हाँ। मैं कह रहा हूँ आप संस्कृत के हाँ। 2 श्लोक अच्छे से बोलना सीख जाइए। हाँ। तो बेसिकली उस एक्सरसाइज में हो क्या रहा है, हाँ। आप अपनी टंग को फ्लेक्सिबल कर रहे हैं उन वर्ड्स के लिए और उन वर्ड्स के उस सीक्वेंस के लिए जो आप पहले निकालते नहीं। एग्जैक्टली, राइट। मगर नहीं, हाँ। अभी सबको पता है टंग ट्विस्टर करना है तो सब लगे हुए हैं पके पेड़ पे पका पपीता करने लाइन से। मजे की बात, 30 लोगों के बैच में जिसकी जबान ठीक है वो भी कर रहा है, जिसकी गड़बड़ है वो भी कर रहा है। सबके लिए एक जैसी दवाई एक्सरसाइज कैसे होगी? ये मेरी समझ से परे है। यही तो दादा, फिर इसमें कमर्शलाइजेशन। मैं ये कह रहा हूँ 80-90% जो वर्कशॉप होती हैं उसके पहले दिन में हमारे पास यही सॉल्यूशन नहीं निकला कि पहली एक्सरसाइज कौन सी हो। तो पहली एक्सरसाइज 90% 80% आपको मिलेगी वॉक फ्रीज, वॉक फ्रीज। इसके अलावा शुरुआत नहीं मिली है हमें। कितनी अजीब बात है, इतने लंबे समय से हो रहा है। जिप जैप जूम भी तो ये तो शुरुआत क्या है। जैसे मेरे से बात हुई, मैं 6-7 दिन के लिए गया था, मेरे साथ एक और भी सज्जन थे, तो वो कह रहे थे कि यार, मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले हम नेम गेम कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? बोले इससे ना लोगों को नेम एक दूसरे के पता चल जाएंगे। अच्छा। तो पहले एक व्यक्ति बोलेगा, फिर दूसरा बोलेगा, वो दोनों के नाम बोलेगा, फिर तीसरे का मिला के तीनों बोलेगा, ऐसे ऐसे करके सब करेंगे। अब टाइम था 3 घंटे वर्कशॉप का, 6 दिन में खत्म करना था। मैंने कहा यार तुम नाम क्यों याद दिला रहे हो, क्यों करवा रहे हो नाम? बोले इनको थोड़ा सा खुल जाएंगे। मैंने कहा भाई तुम यहाँ पर आए हो ना, इनको इनके नाम पता है पहले से, तुम्हें नहीं पता है, तुम एक्सरसाइज करो। वो तो एक इंस्टीट्यूशन में गए हैं, उनको तो पता ही है। एक क्लास के बच्चे हैं, एक इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, और अगर नहीं भी पता है तो इनका कौन सा काम रुक जा रहा है? 7 दिन है ना, नाम पता चल जाएगा। तो फिर उन्होंने गेम करवाना शुरू किया कि इससे ना आपस में रिलेशनशिप बनेगा। अच्छा। मैंने कहा यार ये कौन सा रिलेशनशिप है जो आधे घंटे की एक्सरसाइज के बाद बनता है? मैंने कहा ये रिलेशनशिप बनाने की एक्टिंग करेंगे तुम्हारे सामने, रिलेशनशिप नहीं बनेगा। सॉरी, मगर एक बोतल 4-4 लोगों के ग्रुप में दे के देखो, उसके बाद जो रिलेशनशिप बनेगा उससे बेटर कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। अरे 7 दिन है, रिलेशन बनते बनते लगता है। तुम्हें लगता है कि आज मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, मेरे को ये थ्योरी ही से ही मैं अब दूर होता चला जा रहा हूँ कि एक थिएटर एक्सरसाइज, और शायद कंट्रोवर्शियल भी हो ये बात, मगर मेरी बात को समझ, यही है हमारा शो ही कोई दिक्कत नहीं है। एक एक्सरसाइज आधे घंटे के बाद लोग बदल कैसे जाते हैं?
बायोलॉजिकल सिस्टम कहता है, हाँ मैं कुछ कहूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा, कि करीब 21 दिन का टाइम लगता है बॉडी को अडॉप्ट करने में। अच्छा। आप जिम जाते हैं, आप एक्सरसाइज, मसल्स हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, 21 दिन आप एक्सरसाइज करेंगे, आपको अंदर से महसूस होगा, ठीक है, उसका रिजल्ट आएगा बॉडी में 21 डेज के बाद। अच्छा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ओके। ये बायोलॉजिकल सिस्टम को समझ लेंगे आप, लोगों से, डॉक्टर से 2-4 बात कर लेंगे तो वो बता देंगे, है ना। एक डॉक्टर जो स्पीच थेरेपिस्ट है, जिसने पूरा कोर्स करा हुआ है, क्लिनिक है, बड़े हॉस्पिटल्स में है, स्पेशलाइजेशन है उसका, मरीजों को देखता है, उसको मेडिकेशन और एक्सरसाइज के साथ इतना लंबा समय लग जाता है स्पीच करवाने में। मैं आधे घंटे में करवा देता हूँ क्योंकि मैं थिएटर वाला हूँ। ये कौन सा चमत्कार होता है जो करते हैं, ये मतलब जो डॉक्टर नहीं कर पाता, मतलब मैं तो चमत्कृत हूँ। जिम वाला जो ट्रेनर है, जिसने दुनिया भर के सर्टिफिकेशन कोर्स किए हैं, वहाँ पे योगा ट्रेनर है, सब कुछ है, वो भी कहता है कि सर आपको 2-3 महीने 3 महीने लगाने पड़ेंगे तो बॉडी में कुछ आएगा। आप 10 दिन के अंदर आधे घंटे की कुछ एक्सरसाइज करवा के बॉडी खुलवा के और फ्लेक्सिबल, ये कैसे हो जाता है? ये जो जादू है, ये मेरी समझ में तो अभी नहीं आ रहा, पहले आ गया था, अभी वापस से काम कर रहा हूँ तो मेरी नहीं आ रहा। तो फिर विजय भाई एक बात बताइए कि फिर जैसे जो वर्कशॉप्स करा रहे हैं कुछ लोग जो कराते हैं, तो क्या इसमें कुछ अच्छे वर्कशॉप्स भी नहीं हैं? अच्छा हैं। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप वर्कशॉप कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि किसके साथ कर रहे हैं। हाँ, वर्कशॉप तो कोई भी कर सकता है। हमारी फील्ड की खासियत ये है कि जो एक्टिंग में स्ट्रगल कर रहा है वो भी एक्टर है, जो आज अपने घर से उठ के सीधे आया, जिसने आज तक कोई काम नहीं किया, अब वो कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाएगा तो क्या कहेगा? तो ये कहेगा मैं एक्टर हूँ, उससे पूछे तुम क्या हो? मैं एक्टर हूँ। हाँ, आज को कोई भी लिख लेता है एक्टर हूँ मैं। अरे तो कहेगा ही ना। इन्फ्लुएंसर भी लिखने लग गए कि एक्टर हूँ। मैं कह रहा भाई इन्फ्लुएंसर तुम एक्टर नहीं हो एक्टर तुम। तो मेरा कहना ये कुछ जो कर रहे हुए एक्टिंग, जिन्होंने कुछ थिएटर वीटर किया है, कुछ बढ़िया कुछ करा है, तो वो है। बाकी जो इन्फ्लुएंसर बस क्योंकि अपनी रील बनाते हैं और उससे वो कर रहे थे, तो वो एक्टर नहीं है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर होने का ना कुछ हमारे पास अभी कुछ वो नहीं है, उसकी एक सर्टन की ये करने के बाद आप एक्टर हो गए, है ना। ऐसा कुछ अभी तो हमारे पास प्रेजेंट टाइम में तो नहीं है। हम किसको एक्टर कहेंगे, किसको या कैसे क्या कहेंगे। तो अब कोई भी वर्कशॉप प्लान कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो क्या वर्कशॉप, जैसे लोग बाग वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं 10 डेज का, जैसे हो गई वर्कशॉप, इसकी वर्कशॉप हो गई, किसी वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं, तो क्या वो उनके लिए ठीक है या नहीं है ठीक? कुछ लोगों के लिए ठीक है, कुछ लोगों के लिए ठीक नहीं है। तो वर्कशॉप करनी किसको चाहिए? पहले तो इस बारे में बात करते हैं। मतलब वर्कशॉप इस पे डिपेंड, लेने वाले नहीं कर रहा मैं, मतलब किसको ज्वाइन करनी चाहिए, किसको सीखने जाना चाहिए? दरअसल वर्कशॉप किस चीज पर हो रही है, सब्जेक्ट वाइज वो डिसाइड होना चाहिए। अच्छा। जो काफी काम कर चुके हैं उनके लिए वर्कशॉप अलग तरीके से प्लान होगी। बिल्कुल। जो बिल्कुल बिगनर हैं, हाँ, उनके लिए अलग तरीके से प्लान। तो आप एक साथ उनको नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो अगर वो उसमें, और जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो उनके लिए भी वर्कशॉप हो सकती है। फ्रेशर्स के लिए एक मॉड्यूल बनाया जाए, अलग होता है वो। हाँ, कि उनके साथ हम 30 दिन में क्या करेंगे, या जैसे एनएसडी की बहुत अच्छी वर्कशॉप्स होती हैं, वो बिगनर के लिए अलग होती हैं, स्पेशलाइजेशन उसके अलग होते हैं, टेक्निकल की अलग होती है। तो उसके अंदर पता होगा कौन सा हम पर्टिकुलर चीज पे करेंगे। तो जैसे स्पेशलाइजेशन की बात होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि इतना तो इसको आता ही है, राइट। इसके बाद और क्या चीजें हैं, 2-4-10 पॉइंट जिनको हम कवर कर पाएंगे। अभी मैं वर्कशॉप के पोस्टर्स देखता हूँ, 30 दिन के अंदर वॉइस कल्चर और कैमरा एक्टिंग, इम्प्रोवाइजेशन, कैरेक्टर एनालिसिस। अच्छा, इतनी लंबी लिस्ट होती है 30 दिन के अंदर, 40 तो पॉइंट बने हुए होते हैं। वाह, हाउ कैन इट्स पॉसिबल? एनएसडी 3 साल में पूरा नहीं करवा पा रही। हाँ, आप सही बात है। आप 10 दिन में 30 दिन में करवा देते हैं। मैं कह रहा हूँ आप करवा देंगे, उसे क्या मिलेगा? राइट। मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता था, नाम लेना तो वो हो जाएगा। अरे क्यों नहीं, प्लीज। तो मैं इंस्टीट्यूशन का कई बार क्या होता है कि
मेरे पास एक स्टूडेंट आया और मैंने उसको बताया, मेरी मार्केटिंग में बताया कि हम आपको ये करवाएंगे, ये करवाएंगे, ये करवाएंगे, ये करवाएंगे, इस इतनी सारी क्लासेस देंगे इन चीज़ों की, ठीक है, ठीक है, वॉइस की, इम्प्रोवाइजेशन की, इसकी उसकी। वो ये नहीं कहता कि ये चीज़ें आपको आ भी जाएंगी। हाँ, करवाएंगे बस। मैं तो करवा दिया। अब कैसे मैंने करवा दिया। अब जो आए ना आए वो पता नहीं। वो तो कैसे होगा। हाँ हाँ, अब तुम करते रहो। राइट राइट राइट। आप मुझसे कहेंगे 7 दिन के मैं आपको पैसे दूंगा और आप मुझे ये करवा दो, मैं करवा दूंगा, बता दूंगा भाई। हाँ, जो तुमने कहा था वो मैंने पूरा करा कमिटमेंट। तुम्हें कितना आएगा इसकी गारंटी नहीं है। अरे जो काम 25 साल में मेरे को नहीं आया वो मैं 25 दिन में दूसरे को कैसे करवा दूंगा। तो फिर विजय भाई, फिर एक बात बताए ना आपके, चलिए, तो फिर आप क्या कंप्लीटली एक वर्कशॉप के सिद्धांत के खिलाफ हैं, या आपके हिसाब से अच्छी वर्कशॉप्स भी होती हैं जहाँ पे अच्छा सिखाया जाता है और ख्वाब नहीं दिखाए जाते? मैं वर्कशॉप के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, अगर वो उनके सब्जेक्ट्स क्लियर हैं, उनके पॉइंट्स क्लियर हैं कि पर्टिकुलर किस एरिया पर बात होगी, और वो उस तरीके से डिज़ाइन है कि किसके लिए है। हर एक के लिए एक जैसी वर्कशॉप नहीं हो सकती, राइट। मैं एक फिल्म के लिए वर्कशॉप की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने एक वर्कशॉप करी, उसके अंदर नवाज साहब मेरी वर्कशॉप अटेंड करने आ गए। तो ठीक है, नवाज साहब, इरफान साहब, मनोज वाजपेयी साहब, ठीक है, उनके साथ एक मेरे पास वो आया जो अभी 12th पास लड़का था, और मैं अब सबके साथ क्या काम करवाऊँ, मुझे बताइए। सही बात है। तो ऐसा नहीं है कि इरफान साहब, नवाज साहब, जैसे पंकज त्रिपाठी साहब तो अभी उनके साथ अपने घर पे उन्होंने वर्कशॉप प्लान करी प्रसन्ना जी को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि त्रिपाठी साहब को कम आता है क्या? और उन्होंने करी, और जो बहुत सारे एनएसडी के लोग वहाँ थे वो उनको अपने घर पे बुलाया और उन लोगों ने मिलकर इंटरनल वर्कशॉप अपने लिए करी, क्योंकि प्रसन्ना जी बड़े ग्रेट टीचर हैं भाई। राइट, है ना? तो वो उनके घर पे गए, उनके गुरु हैं, टीचर हैं, तो उन्होंने उन लोगों के साथ करी। वहीं प्रसन्ना जी अभी आए, 2-2 दिन की अलग अलग जगह भी वर्कशॉप वो कर रहे हैं, मगर वो उस वर्कशॉप के अंदर वो डिस्कशंस नहीं होंगे जो वहाँ होंगे। एग्जैक्टली माय पॉइंट। हाँ, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि वर्कशॉप बिल्कुल होनी चाहिए, इसको हम क्रैश कोर्स की श्रेणी में ना दें, क्योंकि क्रैश कोर्स सुन के एक वर्ड थोड़ा अजीब सा लगता है ना, कि क्रैश कोर्स, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि थिएटर की वर्कशॉप्स को क्रैश कोर्स की तरह मतलब उसी एक सेम सांस में बोला जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि वर्कशॉप का मतलब क्या होता है कि बहुत कुछ चीज़ों तक आप हल्का हल्का पहुंच पाते हैं। हाँ, या मतलब स्पेसिफिक जब वर्कशॉप होती है तो उसको आप डिटेल में मतलब बेसिकली पुश है आपको पुश है, थोड़ा सा एक डायरेक्शन आपको दिखा दिया जाता है, अगर अच्छी वर्कशॉप की बात करें तो। हाँ, बहुत अच्छी वर्कशॉप्स है। तो छाबड़ा जी की वर्कशॉप अच्छी हैं। छाबड़ा मुकेश जी जो हैं वो बहुत लंबे समय से, हाँ, मुझे लगता है कि मैंने जब पहली वर्कशॉप थिएटर एंड एजुकेशन के अंदर करी थी, उससे पहले से मुकेश छाबड़ा वहाँ पर एज एन आर्टिस्ट वर्क कर रहे थे। एग्जैक्टली। और आर्टिस्ट होने से भी पहले टीआई की वर्कशॉप एज एन चिल्ड्रन के तौर पे उसको अटेंड कर चुके थे। तो लंबी जर्नी है भाई, लंबी जर्नी उनकी। मैं अभी एक उज्जवल त्रिवेदी करके मेरे मित्र हैं, जिनका अपना इसी तरीके का शो भी चलता है, पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं। तो वहाँ पर बात हुई थी कास्टिंग डायरेक्टर्स के एक्टिंग करने पर लेकर। अच्छा। तो उसके अंदर 2 सज्जन थे जो बहुत दुखी थे और बहुत उत्तेजित थे। तो मेरे से जब बात हुई तो मैंने कहा मैं तो दरअसल आप तो उन्होंने नाम लिए बहुत सारे लोगों के, कास्टिंग बे के लोगों के नाम लिए, अभिषेक बनर्जी के नाम लिए, और निकिता ग्रोवर के नाम लिया, और बहुत सारा पता लोग उस वक्त आई थी। हाँ, और उसका भी लिया होगा शायद, वो अपनी जो वो थी ना, जो दम लगा के आयशा की एक्ट्रेस थी, कास्टिंग में थी ना पहले वो। अच्छा, तो भूमिका। हाँ, तो बहुत सारे लोगों का नाम लिया। जी। तो मैंने उनसे कहा कि आपको वो कास्टिंग डायरेक्टर दिख रहे हैं क्योंकि आप नहीं जानते हैं उनके काम, वो आपसे ज्यादा थिएटर करे हुए लोग हैं भैया। लोग हैं, सही बात है।
जरा पता तो करिए कितने साल से हैं। सही बात है। तो छाबड़ा जी का भी नाम मैंने कोट करा था। हाँ बिल्कुल। मैंने कहा आपको लग रहा है कि वो बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बिल्कुल हैं, मगर आपको ये नहीं पता कि वो शख्स कब से एक्टिंग कर रहा है। कर रहे हैं, सही बात है। आपने जब सोचा नहीं था ना, उससे पहले नाटक करके एनएसडी के अंदर पोस्टर लगा हुआ दिखा दूंगा आपको। क्या बात है, बिल्कुल। हाँ नहीं है, मुकेश सर का है ऐसा। तो अरे कंटिन्यू काम करा है, कंटिन्यू काम किया है। और उनकी जो वर्कशॉप भी है वो मार्ग दिखाती है। अरे वो डायरेक्शन देती है इनको। भाई वो इसलिए मतलब इतना जो काम करा हुआ है। हाँ। इतने लोगों का इतना फाइन काम देखा हुआ है भाई। अब से थोड़ी है, 2003-4 से तो मैं देख रहा हूँ। नहीं बिल्कुल। कास्टिंग डायरेक्टर से पहले की चीज नहीं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। खूब काम करा है, खूब नाटक करे नहीं वो बिल्कुल। मैंने नाटक देखे हैं, मतलब। और आप कह रहे हैं कि एक कास्टिंग डायरेक्टर कैसे एक्टिंग कर रहा है? अरे भाई बिल्कुल तुमसे ज्यादा एक्टिंग करी हुई है थिएटर में। बिल्कुल सही बात है। एंड द फैक्ट दैट यू नो दीज गाइज स्टीयर यू इनटू द राइट डायरेक्शन। मुकेश सर का कहना वो आपको इतने अच्छे तरीके से एक सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं, और अपने वर्कशॉप के थ्रू भी वो यही कर रहे हैं। भाई एक्सपीरियंस है सबसे बेहतर लोगों के साथ आपको मिलता है। मुझे पता नहीं मुकेश जी, मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, कम मुझे नहीं पता, मगर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कौन सा बेहतर डायरेक्टर इंडिया का है, थिएटर डायरेक्टर, जिससे कास्टिंग डायरेक्टर बनने से पहले मुकेश छाबड़ा परिचित ना हो। सराउंडिंग, आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर बच्चे के तौर पे वर्कशॉप करते हैं, फिर जिसके लिए वर्कशॉप करते हैं, फिर वहीं पर एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट और टीचर, आर्टिस्ट टीचर की पोस्ट है, वहां पर आप जॉब में लग जाते हैं। क्या बात है। आप कंटिन्यू बच्चों के साथ नाटक करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू आप उनकी वर्कशॉप्स करते हैं, संडे क्लब, सैटरडे क्लब, ये और समर वर्कशॉप, हर स्कूल्स में जाके काम करते हैं। एक दिन में कितने शोज करते हैं। 2007-8 के बाद कास्टिंग की जर्नी शुरू हुई है ना। ट्रू। उससे पहले कितने नाटक करे हैं। अभी मंच से लेके कौन सा ऐसा स्टेज है जहां पर नहीं करा होगा पूरे नेशनल। कौन सी फाइन फैकल्टी के साथ उठना बैठना नहीं हुआ है। कौन से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ काम नहीं करा है। मोहन आगाशे साहब ले लीजिए या और कोई ले लीजिए, बड़े डायरेक्टर्स हैं। अभी कोई ये कहेगा कि नहीं वो ऐसा नहीं। अरे आपकी जानकारी कम है। हाँ सही बात। आपकी जानकारी कम है तो फिर मैं कह नहीं सकता। सही बात। फिर मैं कहूँगा कि हाँ आप और मैं आज भी कास्टिंग में बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बहुत सारा वो करा है बिल्कुल, मगर मैंने बहुत अच्छे नाटक देखे हैं भाई। ट्रू। रानी और पिंटू एक है उसमें से, अच्छा है ना। पर हमें खेलना है, वो है, मोहन आगाशे जी थे उसके अंदर, मतलब डायरेक्टर थे उसके। तो ऐसे बहुत सारे नाटक हैं और उसके बहुत अच्छे शोज हुए हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है। राइट। तो अब किसी को नहीं पता तो उसकी जानकारी की कमी है। अब इसकी तो मैं क्या गारंटी ले सकता हूँ। कहते रहिए कुछ भी। नहीं वो तो है दादा, बट वही है कि मेरे को तो ये लगता है कि बस सारी चीजें जो है। मगर एक मजे की बात आपको, सॉरी काट रहा हूँ। नहीं प्लीज, उसमें आ गया ना थोड़ा। नहीं आप बिल्कुल काट सकते हैं, आप पीट भी सकते हैं। परेशानी अच्छी एक्टिंग की नहीं है। परेशानी मेरे साथ तो नहीं है कि मैं अच्छी एक्टिंग कैसे करूँ। मेरे साथ परेशानी ये है, जो अंदर इतने सालों की एक्टिंग भरी हुई है उसे कैसे दबा के रखूं। अच्छा। यहाँ तो स्क्रिप्ट आते ही बच्चन साहब निकल आते हैं ना पहली लाइन में ही। तो साउंड तो वहीं से शुरू होता है। तो अपनी दिक्कत ये नहीं है, ये तो पता है अच्छी एक्टिंग कैसे होगी, ये नहीं पता चल पा रहा ये जो अंदर घुसा हुआ है। ये वीडियो हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अब ये तो बार बार इतना प्रभाव है इतने सालों का, वो बाहर निकल आता है। तो स्ट्रगल उसका नहीं है कि अच्छी एक्टिंग कैसे करें। आप कंटिन्यू किताबें पढ़ सकते हैं, खूब लिखी हुई हैं, बड़े बड़े ग्रेट लोगों ने लिखा है। मैं अब तक वो किताब ढूंढ रहा हूँ जो मुझे बता दे मेरे अंदर से शोले, दीवार, अग्निपथ ये सब कैसे बाहर ना निकले जब मैं एक्टिंग करूं तो। हाँ हो ही जाती है भाई, हो ही जाती है बिल्कुल। अरे दादा मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अभी ये बेंचमार्क ऐसे सेट कर दिए ना कि मतलब अभी कोई भी आप फिल्म, मैं तो ये सोच रहा था ये कि बड़ी कमाल की बात है कि यार मैं देख रहा हूँ शाहरुख खान की फिल्म चल रही है, ठीक है, गाना आ रहा है उसमें, ठीक है, शाहरुख खान जी लगे हुए हैं, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ यार, अगर मेरे को, अब बंदा सोचता ही है ना कि यार मेरे को अगर रोमांटिक गाना करना हुआ तो मैं इस वाली लाइन की जो गाना बज रहा है, दादा हाथ जाते ही जाते हैं ऐसे, आप नहीं रोक सकते, वो होता ही होता है। मैंने कहा शाहरुख जी आपने ना बैंड बजा दी सबकी, आप उस गाने में और कुछ कर ही नहीं सकते। अब आप कुछ भी कर लो, वो
वो आएगा ही आएगा है भाई। वो इतना, मैंने कहा यार मेरे को तो कुछ और दिमाग में आ ही नहीं रहा, अगर इसमें मैं करूं, मैं इसमें ये अपने आप हाथ क्यों उठ रहे मेरे शाहरुख की तरह। तो स्ट्रगल उन्होंने बेंचमार्क सेट कर दिया। अब क्या, अरे बच्चन साहब का लीजिए, और हाँ। जितने भी ग्रेट लोग हैं, हाँ। मैं कह रहा हूँ उनका आप जैसी कुछ थोड़ा सा वैसा कुछ हाँ। करने लगते हैं, हाँ। एकदम से लगता है अरे नवाज आ गया क्या। हाँ हाँ हैं? हाँ 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 अरे बिल्कुल मैं बिल्कुल। इरफान साहब की तरह क्यों बोलने लगा हाँ, यार, हाँ। ऐसी क्यों लाइन मेरे ऐसी दिमाग क्यों, में हाँ, गूंज एकदम से रही है। हाँ, तो ये होता है। ऐसी चीजें होती हैं। हाँ, मेरे को एक बार ऐसा था कि मैं अब देख लेते हैं कभी कभार, तो मैंने कहा यार ये मेरा थॉट तो नहीं होना चाहिए। अब अमिताभ बच्चन एक कोई सीरियस कोई कैरेक्टर था जिसका ऑडिशन आया हुआ था, तो मैं उसको जब कैरेक्टर कर रहा हूँ तो मैंने अपने आप को देखा, मैंने कहा यार ये सरकार का अमिताभ बच्चन कैसे आ गया इसमें। क्योंकि वो जिस तरीके से वो कभी कभी ऐसे करते थे ना, यूं करके यूं ऐसे ऐसे देख रहे हैं, और फिर ये जो आंख बंद करके करते हैं, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल सरकार वाला मेरे से निकल गया है। तो कहीं ना कहीं आ जाता है अरे प्रभाव। बिल्कुल आएगा भाई, इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस है, आपने देखा है, आपके अंदर आते हैं, आप यहीं से तो सीखते हैं। तो समस्या वो नहीं है कि आप कितना अच्छा तो करें। कंट्रोवर्शियल सवाल पूछूं आपसे फिर। अरे अब मैं जवाब दूंगा नहीं दूंगा वो है बात, पूछ लो। अमिताभ बच्चन जो हैं वो एक अच्छे एक्टर हैं, अच्छे परफॉर्मर हैं? यार ये जो है ना, ये शब्दों में फंसाने वाली बात है। मुझे लगता है बच्चन साहब ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट। मतलब मैं उनके लिए बात करूं ना, तो मुझ जैसा गधा कोई नहीं है। उनकी सबसे कमाल बात, सबसे कमाल, हाँ। जो किसी भी एक्टर को, मतलब यहाँ से लेके हॉलीवुड से लेके कहीं पर भी मैं उन पर खेल सकता हूँ। वो जो बिलीफ सिस्टम है ना उनका, आप देखिए आजकल जो सिनेमा बन रहा है ना, जिसमें हम रियलिस्टिक कह रहे हैं या रियलिज्म की बात कर रहे हैं, हाँ, आपको रियलिस्टिक स्क्रिप्ट मिलती है, मेकअप मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है, और पूरा थॉट प्रोसेस मिलता है, तो आप रियलिज्म पे कुछ कुछ कर पाने की कोशिश कर। सही बात है। मैं कह रहा हूँ अनरियलिस्टिक सिचुएशन में कि यहाँ पर एक वो बांधा हुआ है मास्क टाइप मास्क, का, हाँ, पीछे तूफान। कपड़ा है, यस, तूफान आया और आया हाथ में- तूफान, और पीछे आया भागा आया शैतान, तूफान, भागा भागा शैतान। और उसमें उनका बिलीफ सिस्टम देखिए। हाँ, आप, मैं कह रहा हूँ आप करके देखिए एक बार, आप बहुत रियलिस्टिक काम कर लेंगे स्क्रिप्ट को लेके। हाँ मैं बहुत ऐसा हो जाऊं वैसा हो जाऊं, करके देखिए अनरियलिस्टिक। बट वो एक जॉनर है ना दादा। अरे वो मैं हीरोइज्म वाला। मैं कह आप करके देखिए उसी मैं वही कह रहा हूँ कि उस हीरोइज्म में मैं उसको कह रहा हूं निभाना कि आप बहुत बड़ी बात पर है। बिलीव करना कि हाँ। मेरे हाथ में वो लोहे का वो है, और यहाँ से बाल ऐसे हैं, हाँ, हाँ। और उसके बाद रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, हाँ। नाम है शहंशाह, शहंशाह। बोल के देखिए, आपके पास ये लाइन आए। हाँ, मैं कह रहा हूँ रियलिस्टिकली काम करना ज़्यादा आसान है, अनरियलिस्टिक सिचुएशन में बिलीव करना और ज़्यादा मुश्किल उसको है। परफॉर्म करना। अरे कमाल काम करा है भाई। हाँ, क्योंकि खुद मेरे को तो खुद पे ना थोड़ा सा क्रिंज सा लगता है, खुद को विश्वास नहीं होता उस चीज। अरे आपको हंसी आने लगती है, आप वो करेंगे ही नहीं। हाँ, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, आप मतलब और ऐसे से और गोली। उनको कहीं कोई शक नहीं है हाँ। जब वो कर रहे हैं, वो तो मतलब है। सैल्यूट है। हाँ हाँ, शक नहीं है उनको। वो कोई शक नहीं है, और नहीं, दूसरे को भी शक नहीं है इसलिए नहीं भाई। है, नहीं है, सही सही सही। आप वो ये जो हुसैन का अपना जंगूरा में जो आप शक करिए कि ये आदमी ऐसा कर रहा, नहीं नहीं भाई वो कह रहे हैं करता तो ठीक होगा, है, करता वो- होगा। हाँ है, मतलब- अरे पूरी दुनिया मान रही है। वो उस तरीके से यूं करके ऐसे आके आना और ऐसे बिल्डिंग देखना, ऐसे करके बिल्डिंग देख के फिर करे वाओ, मतलब अरे वहाँ ईंटें उठाती थी, वो वाला कुछ है ना वाओ दीवार। वाओ ग्रेट, मतलब जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, तो रियलिस्टिक एनवायरनमेंट पे रियलिस्टिक काम करना मुझे लगता है सरल है। अनरियलिस्टिक एनवायरनमेंट पे बिलीव करना ये बहुत मुश्किल काम है साहब। बट दादा अनरियलिस्टिक बात पे फिर मुझे बात आई कि मैं और आप भी फिर बहुत ही हीरो लोग हैं, हम अनरियलिस्टिक चीज़ें हमने भी बहुत करी हैं। एक नहीं मैं बताता हूँ कि एक जंगूरा जैसा प्ले 2600-2700 परफॉर्म, मतलब उसकी परफॉर्मेंस, मतलब 2700 बार उस चीज़ को करना, बिल्कुल ये भी एक, मतलब इस बात की दाद ही नहीं, खादर खुजली भी देनी चाहिए। बिल्कुल दे सकते हैं आप, नहीं, इसमें मतलब- कोई दो राय नहीं है। मतलब हमने भी बहुत चीज़ें अनरियलिस्टिक, हमारा कुछ प्ले चीज़ें ना हो जाती हैं, आपको बताऊं, मुझे लगता है कि वो एक टाइम था, आप लगे रहते हैं, हो जाती है। बट दादा मेरे को लगता है कि किंगडम ऑफ ड्रीम्स जंगूरा को जितना क्रेडिट मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं, जितनी उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए थी हुई नहीं, मतलब उतना नहीं, क्योंकि मतलब वो एक हमने हिस्ट्री बनाई है दादा
तो We are इसी amongst- है भाई। हम लोग फाउंडेशन कास्ट में से हैं। हाँ बिल्कुल। हमने वो ईंट पत्थर जब लगे तब उसके ऊपर हमने रिहर्सल कर करके उस शो खड़ा किया और उसके 2700 3000 शोज हमने करे। सक्सेसफुल शो था इंडिया में। और बता दीजिए और कहाँ पे था ऐसा कुछ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल हमने ऐसा हिस्ट्री बनाई है। हाँ हाँ, उसके बाद से बहुत सारे और शोज बने उसके अंदर, बहुत अच्छे बने। हाँ मगर वो तो पहला था ही, और लगभग उसी के लोग हैं टेक्निकल में या हाँ, उसमें exactly। जो अब उस शो को करें। बहुत सारे तो एक्टर्स हुए हैं। अभी मैं शाहब से मेरी मुलाकात हुई मुगल आजम के टाइम। अच्छा हाँ। तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, तो अच्छा है, मगर बंद नहीं होना चाहिए था। बट हाँ, बंद नहीं होना चलना चाहिए चाहिए था, चलना ऐसे shows चाहिए चलने था। चाहिए। हाँ, मतलब जंगूरा जैसा सेटअप और कहीं नहीं है। नहीं आप वैसा तो प्लेस कोई बना नहीं। के आप सिटीज में जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो एक अलग बात है। बट जो एक जगह पे है कि भाई ये जगह शो देखना तो यहाँ आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, विराफ अगर ये शो देखे तो मैं तो उनसे कहूँगा कि वापस प्लीज से आप करिए। वापस मैं तो कर इंतजार दीजिए। में बैठा हुआ हूँ फिर से करने के लिए। बहुत खूबसूरत जगह बनाई थी। तो मन तो ऐसा कर रहा है कि इसको हम 1 घंटा और चलाएं। बट देखिए, अब आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी समय की जो ये दरकार है, जो मार है, जो परिवार है, ललार है, जलगार है, तो इसका कभी कभी इसका ध्यान रखना पड़ता है। बट विजय भाई बहुत मज़ा आया। और मैं तो चाहता हूँ कि यार ऐसा एक एपिसोड हम एक और करें और उसमें इसको पार्ट 2, क्योंकि ये पार्ट 1 में ख़त्म होने वाला है नहीं एपिसोड। इसका पार्ट 2 ज़रूर है भाई, इसका पार्ट 2 ज़रूर हम लेकर आएंगे। बिल्कुल। और आई होप कि ऐसे ही आपका प्यार और साथ बना रहे। पार्ट 2 में बहुत टेक्निकली या इस तरीके की बात नहीं करेंगे। अभी बहुत सारा मटेरियल है लाइफ में जो हुआ एज एन एक्टर। हाँ हाँ, वो सब बहुत ज़रूरी अरे है। अरे बहुत काम की चीज़ वो बहुत ज़रूरी है, उसका पार्ट 2 तो बनना जरूरी है ना। तो फिर मिलते हैं पार्ट 2 में फिर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, तो इसी बात पे लड़के कहीं के साइनिंग आउट। वीर विजय तुझे सलाम। अब हमारे साथ सब लोग बोलेंगे वीर विजय तुझे सलाम। तो ये वीर विजय जी को सलाम है और थैंक यू विजय भाई, थैंक यू, मज़ा आ गया। थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, चलो।